टाइम टू टाइम हर्डल्स कुछ अलग थे। जैसे जो फर्स्ट टाइम था मेरा, उस टाइम इट वाज वेरी न्यू, आई वाज फर्स्ट, मैं पहली बार में इसमें बैठा था। ओके। थोड़ा नया एक्सपीरियंस था, तो कुछ मिस्टेक्स सभी सेक्शंस में हुई। सेकंड अटेम्प्ट में मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं था ड्यू टू इंटरव्यू सिनेरियोज एंड बाकी सारे एग्जाम सेम डेट पे पढ़ना। उसकी वजह से जो कैंडिडेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आता है कि फॉर विच एग्ज़ाम ही हैव टू स्टडी मोर। जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे मार्क्स में अच्छे मार्क्स आने लगे और फिर प्री भी क्लियर होने लगे। तो मुझे लगता है प्री क्लियर हो गए तो भाई मेंस भी हो जाएगा। फिर मेंस जब 1-2 नंबर से रुकने लगे तो लगा कि हाँ हो सकता है। मेंस की वजह से सिर्फ प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, मॉक्स लगाने ही पड़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर क्लियर होंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस बनेगी। सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे तो मॉक्स भी ईजी। और आई थिंक इसी वजह से ही जो मेरा सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो पाया। जो मैं आज प्राउडली कह पा रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो इट्स बिकॉज ऑफ द So hello everyone, we are having 3 bank aspirants with us who have cleared several banking examinations, not just one, not just two, multiple examinations, IBPS PO, RRB PO, SBI clerk, IBPS clerk. So let me introduce with all the 3 candidates, Jitendra, Surbhi and Kumkum. तो जितेंद्र, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि जितेंद्र आपने कौन कौन से एग्जाम निकाले इस 2025 जो आपने साइकिल में एग्जाम दिए थे। सर, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, मैं वृंदावन उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, इस साल मैंने RRB IBPS PO क्लियर किया है और IBPS क्लरिकल क्लियर किया है और मेरे को कैनरा बैंक अलॉट हुआ है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। ओके सर, भी आपने कौन से बैंक एग्जाम निकाला इस बार? इस बार मैंने IBPS PO और IBPS क्लर्क निकाला है। ओके, और IBPS PO में कौन सी बैंक मिली आपको? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और क्लर्क का भी आ गया था क्या? इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक मिला है। और कुमकुम आपका? सर मैंने IBPS क्लर्क निकाल रहा है, कैनरा बैंक मिला। कैनरा बैंक आपको मिला है। ओके, तो मुझे ये बताओ कि आपकी एज कितनी है कुमकुम? सर अभी कल ही 23 हुई है। ओके, 23। और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था सर। सेकंड अटेम्प्ट में आपने ये IBPS क्लर्क एग्जाम निकाला। सर भी आपकी कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट था, तो मतलब लगभग 4 साल से आप तैयारी कर रहे हो इसकी। तो कैसा लग रहा है 4 साल बाद इतना बड़ा बर्डन हमारे सिर से उतरा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हेयर फॉल हो रहा था वो खत्म हो गया। मतलब एक एग्जाम क्लियर होने से वैसा लग रहा है कि हेयर फॉल तो अब मेरा रुक जाएगा, अब नहीं होगा वो, और टेंशन खत्म हो गया ऐसे था। ये दिन आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर, मेरा भी ये 4th अटेम्प्ट था और जैसे ही रिजल्ट्स आए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने लंबे समय की जो मेहनत थी वो अब काम आई। तो प्रिपरेशन के दौरान यार मतलब क्या एक्सपीरियंस आपके रहे? क्या आपका पहली बार ये मेंस आया था या इससे पहले और भी मेंस दिए थे? क्या था आपका पूरा का पूरा होल सोल? अगर मैं जर्नी जानना चाहूँ तो आपने कब से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन? सर, जैसे कि मैं 2021 के एंड से स्टार्ट कर दिया था मैंने, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और मैंने पिछले 3 सालों से सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई करे, सारे मेंस अटैम्प्ट किए और मैं अभी तक 5 इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिसमें IPS PO के 3 इंटरव्यू और RRB PO का 2nd इंटरव्यू। और होल सोल मेरा अब ये RRB PO निकला। एंड आई थिंक मैं वीक कैंडिडेट तो नहीं हूँ, बट समवेयर लक ऑल्सो प्लेज इट्स रोल, सो दिस टाइम आई वॉज लकी। ओके, दिस टाइम यू वर लकी। तो कहाँ पे लूप होल आ रहा था, कहाँ पे मतलब लैग कर रहे थे कि लगातार हम 3 बार IBPS PO का इंटरव्यू दे चुके हैं, एक बार RRB PO का भी दिया, तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आप बार बार लैग कर रहे थे जिस वजह से एग्जाम में हर्डल आ रहा था, नहीं क्लियर हो पा रहा था? सर, टाइम टू टाइम हर्डल्स कुछ अलग थे। जैसे जो फर्स्ट टाइम था मेरा, उस टाइम इट वाज वेरी न्यू, आई वाज फर्स्ट, मैं पहली बार में इसमें बैठा था। ओके। थोड़ा नया एक्सपीरियंस था, तो कुछ मिस्टेक्स सभी सेक्शंस में हुई। सेकंड अटेम्प्ट में मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं था ड्यू टू इंटरव्यू सिनेरियोज एंड बाकी सारे एग्जाम सेम डेट पे पढ़ना। उसकी वजह से जो कैंडिडेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आता है कि फॉर विच एग्ज़ाम ही हैव टू स्टडी मोर। ओके। एंड थर्ड अटेम्प्ट आई कैन से कि उस टाइम में मैंने अपना सब कुछ अच्छे से, जो भी मेरी कमियां थी उसको मैंने पॉलिश किया। एंड नाउ आई कैन से 4th अटेम्प्ट में मेरा सब कुछ सेट था एंड ऑल्सो आई गॉट इट्स रिवॉर्ड। तो क्या ये कहना सही होगा कि मतलब इतना टाइम लगना लाजमी था, 3-4 साल, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि यार जो हमारे लूप होल्स थे अगर हम उस पर पहले वर्क कर लेते, फिगर आउट कर लेते, एक बार की गलती हमने देखी यार कहाँ गलती हुई है, उसको हम पॉलिश करते पहले ही, तो ये जो काम मुकम्मल 4 बार में हुआ है वो 2 बार में भी हो सकता था? सर, समवेयर आई थिंक जैसे कि जो मेरे सिलेक्शंस रह रहे थे वो 1 या 2 नंबर से रह रहे थे, तो मुझे ऐसा खासकर अपनी तरफ से नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमी थी। तो आई थिंक लक ऑल्सो प्लेज इट्स रोल, और जो भी कमियां मुझे उसके बाद भी लगी, आई स्टिल पॉलिश देम, कि मैं खुद को आगे फ्यूचर में ये ना सोचूं कि काश मैं किसी चीज़ पे काम कर लेता, तो मैंने उस काश को ख़त्म कर दिया।
अच्छा सर भी मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना सा है कि प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आ रही थी, सबसे ज़्यादा हर्डल्स, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट होता है, बैंकिंग एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है, सभी लोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, क्या मतलब माइंडसेट रहता है, क्या थॉट्स आते हैं, आप अपने मतलब बताओ जो आपके प्रिपरेशन के दौरान पे आए होंगे। स्टार्टिंग डे मतलब ईयर्स में मेरे साथ हुआ ना, मैं सोचती थी टफ है, तो उसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन आता है, मैं करती ही नहीं थी, मुझे लगता था मैं बाद में कर लूँगी, अरे टाइम है, अभी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता था, मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी और फिर एग्ज़ाम्स भी नहीं निकलते थे। बट 2023 और 2024 में मैंने थोड़ा वर्क किया, बट स्टिल मेरे मेंस नहीं निकले। इस बार मैंने बहुत ही मेहनत करी, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी ठीक से, तो इस बार मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, तो उससे क्या हुआ, मेरा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई, तो इस बार मेरा पहला मेंस क्लियर हुआ और पहली बार ही फाइनल हो गया। और स्टार्ट कब से की थी अपने प्रिपरेशन जर्नी? 2022। अच्छा 2022 से हमने स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में प्रोक्रास्टिनेशन अपने जीवन में चले, कर लूँगी, हो जाएगा, कोई वो नहीं है। मुझे लगता था, सब बोलते थे ना पीओ तो बहुत टफ है, तो मैं सोचती थी पीओ तो छोड़ो, क्लर्क में बोलते थे कट ऑफ आई जाएगी, तो बता अब किस में निकलेगा। अब किस में जाए इंसान, पीओ टफ है, क्लर्क की कट ऑफ आई जा रही, करूँ तो मैं क्या करूँ आखिर। तो इसलिए डर लगा रहता था फिर पढ़ाई। और वो डर कैसे ओवरकम किया आपने, मतलब क्या आपको ऐसा मोटिवेशन मिला, क्या ऐसी किक मिली कि जिससे आप एकदम ही, जैसे वो जो आप ख्याली दुनिया जी रहे थे मैं कर नहीं पाऊंगी जो भी है, तो वो कैसे आपका मोल्ड हो गया अचानक से कि मैं अब कर सकती हूँ? जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आने लगे और फिर प्री भी क्लियर होने लगे, तो मुझे लगता है प्री क्लियर हो गए तो भाई मेंस भी हो जाएगा। फिर मेंस जब 1-2 नंबर से रुकने लगे तो लगा कि हाँ हो सकता है मेंस पे, तब मेरे को लगा कि हाँ। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस था, बिल्डअप हो रहा था, प्रैक्टिस के साथ साथ कंसिस्टेंसी बनी हुई थी, हिम्मत बन रही थी कि नहीं मैं कर लूंगी। टाइम लग रहा है, वही जितेंद्र वाली बात है कि लक वाला एक फैक्टर ही पड़ रहा था, मेहनत पूरी थी लेकिन कहीं ना कहीं पर लक थोड़ा सा बैठ रहा था। नहीं था, मेरी मेहनत खराब थी। आपकी मेहनत खराब थी, वो आप रियलाइज कर रहे हो। ओके अच्छा कुमकुम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी है तो आपने कब से स्टार्ट करी थी? मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं कि फर्स्ट ईयर में कर देते हैं अपनी ग्रेजुएशन के, सेकंड में, कुछ ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? मैंने 12th की बात ही एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो उस टाइम मैं 2 साल तक सीरियस नहीं थी बिल्कुल। अपनी कॉलेज लाइफ जी थी। फिर उसके बाद जब प्री मॉक्स लगाए कि अब कर लेते हैं, अब टाइम आ गया है, तो मैंने प्री लगाने चालू करे, लेकिन स्पीड वगैरह कुछ नहीं बन पाती थी क्योंकि मॉक्स भी नहीं लगाते थे। फिर धीरे धीरे और जॉइंट फैमिली की वजह से पढ़ भी नहीं पाती थी, तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी 2023 में ज्वाइन करी थी मैंने, तो तब से चला फिर उस 2024 में मैंने प्री दिए, तो मेरे प्री नहीं निकले थे एक भी, तो मेंस निकले थे, आरआरबी के मेंस निकले थे, तो वो आरआरबी के प्री क्वालिफाई किया था, मेंस में बैठी थी लेकिन मेंस नहीं निकले थे। फिर अब 2025 में मैंने सारे प्री क्वालिफाई किए हैं, कुछ रह गए थे, तो अब जाके मेरा आईपीएस क्लर्क निकला है। जर्नी कब से आपकी स्टार्ट हुई थी बैंकिंग एग्जाम की? 12th के बाद से ही हो गई थी। नहीं, ईयर किस ईयर में? 12th के बाद से आपने मतलब कोचिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी? हाँ। और किस ईयर में स्टार्ट करा था आपने ये? 2021। अच्छा 2021 में, 2021 में ज्वाइन किया था कोचिंग आपने ऑफलाइन, वहाँ से अपना फाउंडेशन बनाया, सब कुछ किया, बट एट दैट टाइम वी वर नॉट सीरियस, बस गेड़िया मार रहे थे, आ रहे थे, पढ़ रहे थे, बिल्कुल सीरियस नहीं थे, बस हमने ठीक है पढ़ लिया घर वालों के प्रेशर में आके। 2023 से मैंने ज्वाइन कर, मतलब ठीक है अब कर लेते हैं, सीरियस हुई थोड़ा, लेकिन लगाए प्री। फिर 2024 से तो बिल्कुल सीरियस था। मतलब आंख जब खुली 2 साल बाद आंख खुली 2023 में कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, और 2023 में शिद्दत से आपने शुरुआत करी, एक रीस्टार्ट किया खुद को। 2024 में आप मॉक्स वगैरह मतलब दिए, एग्जाम्स अपीयर करें। 2025 वाज द ईयर व्हेन यू क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड फाइनली गॉट द जॉब। एज भी नहीं थी 12th के बाद। हाँ 12th के बाद एज 2024 में 21 हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा सीरियस, पर इसीलिए सीरियसनेस भी नहीं थी कि अभी तो एज है, अभी अपनी मेहनत कर लेती हूँ, बना लेती हूँ खुद को। सर तो अच्छा जितिन, मतलब सब्जेक्ट्स तो 4 आते हैं अपने बैंकिंग में, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए। सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे ऐसा लगता था कि ये बहुत स्कोरिंग है, मैं इसको कर लूँगा, निकाल लूँगा? सर इन माय पर्सपेक्टिव मैं क्वांट को इस तरीके से देखता था कि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं इसमें निकाल दूंगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल कंडीशंस होती हैं उनको आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा करके आप उनसे आंसर ड्राइव कर सकते हो, और जब फॉर्मूले सही हैं तो आंसर गलत नहीं हो सकता। तो हमेशा क्वांट को मैं एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता था, और मैं मानता था कि मेरे को बस इसमें अपनी स्पीड रखनी है एंड आई कैन गेट मोर एंड मोर मार्क्स। तो रादर देन रिलाइंग ऑन द ट्रिक्स यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर बेसिक्स इन क्वांट, की बेसिक्स में ज़्यादा अपना रिलाई कर रहा हूँ, फॉर्मुलेस पे मैं ज़्यादा टिका हुआ हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो हमेशा शायद काम नहीं आती, ये कहना चाह रहे हो आप उसमें? यस कि बेसिक्स पे अपने फॉर्मुलेस वाली चीज़ों पे अपने बने हुए थे, जिस कारण से आपकी क्वांट में। सर समवेयर मैं ये मानता था कि अगर हम बेसिक के फॉर्मूले कुछ भी लगाएं तो हर फॉर्मूला पहले से ही किसी साइंटिस्ट ने ड्राइव कर रखा है,
तो फॉर्मूला कैन नॉट बी रॉन्ग, और अगर फॉर्मूला गलत नहीं है तो मेरा आंसर भी गलत नहीं है, तो श्योरिटी रहती थी। तो आई थिंक कि अगर मैं श्योर हूँ तो मेरे मार्क्स इसमें पक्के हैं। और सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट आपने क्वांट बता दिया, Yes. टफेस्ट क्या था आपका? सर टफेस्ट मेरे लिए टफ नहीं कहूँगा, पर मैं कभी कभी फंस जाता था रीजनिंग में। अरे बाप रे बाप। लाइक मेरे संग ये होता था कि मेरा फोर्थ कंडीशन जाके बनती थी, हालांकि मैं वीक नहीं हूँ, पर स्टिल फर्स्ट कंडीशन में ऐसी कंडीशन पिक करता था जो बननी ही नहीं है, और मैं फोर्थ कंडीशन को बनाता हमेशा था। ऐसा होता था। यस सर, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ है। जितना मेरा क्वांट में स्कोर है उससे कहीं ज़्यादा मैंने रीजनिंग में करा है, बिकॉज आई सेड मैंने बहुत अपने आप को बहुत पॉलिश किया, जो भी कमियां हैं सबको सेट ऑफ किया, सबको अच्छे से अपग्रेड किया, और आज मैं सिलेक्टेड हूँ इसी वजह से। और जीए का क्या सीन रहा? जीए कैसे प्रिपेयर करिए, अगर मतलब हम बच्चों से जानना चाहें, और भी मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे होंगे वीडियो, और जीए की क्या स्ट्रेटेजी रखी? जो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं कहीं ना कहीं पे जीए में लैग करते हैं, जीए की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, तो जीए आपने कैसे प्रिपेयर करी? मतलब क्वेश्चन बैंक से पढ़ते थे, या डेली न्यूज़, या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ते थे, क्या करते थे? सर जो मेरा पर्सपेक्टिव ये है जीए को लेकर के, कि जीए को मैं कभी भी अब तो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हमको जितना आता है मैं उतने अटैम्प्ट करना है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट वो है जिसमें हम कुछ सॉल्व कर रहे हों, लाइक इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है। लेकिन जो जीए है वो लक बाय चांस की चीज़ है। और रही बात मेरी प्रिपरेशन की, मैंने मंथली और जो हाफ ईयरली पीडीएफ्स आती थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, मैं सब डाउनलोड कर लेता था, और जो भी मन करता था रैंडम पेज खोला, पढ़ लिया 1 घंटा। ओके। अच्छा सरवी, मुझे बताओ सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा था? रीजनिंग। ईजी नहीं, मतलब मैं बना लेती थी, मेरे मार्क्स फुल ऑफ मतलब एक कॉन्फिडेंस जो आता था वो रीजनिंग से आता था। रीजनिंग तो मैं निकाल लूंगी, कोई दिक्कत की बात स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई थी प्रैक्टिस से, और फिर मेंस में भी इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, मेंस में कितना स्कोर किया आपने? आईबीपीएस में मैंने 38 अटेम्प्ट किए थे और 35 मार्क्स थे मेरे। 38 अटेम्प्ट्स थे और 35 मार्क्स आईबीपीएस पीओ में, कमेंडेबल। तो उसी वजह से मैं रीजनिंग और क्वांट मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, बट स्टिल हो गया था, काम चल कर लिया था, काम चला लिया था। कुमकुम, आपका सबसे इजीएस्ट कौन सा था? सर रीजनिंग आपका मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। फेवरेट सब्जेक्ट ही रीजनिंग आपकी वजह से सर। अच्छा, कितना स्कोर रहा आपका? आईबीपीएस क्लर्क में करा ना आपने, आईबीपीएस क्लर्क में कितना स्कोर है आपका रीजनिंग में? 43। 43? ओह माय गॉड। और क्वांट में कितना रहा आपका? सर 28 अटेम्प्ट्स थे, 26.75 मार्क्स थे। अच्छा, जैसे आपकी क्वांट स्टार्टिंग से मतलब अच्छी थी, या फिर मतलब एकदम ही जीरो थी, फिर धीरे धीरे बनाया, क्या था क्वांट का? बिल्कुल जीरो थी, तो बिल्कुल। कैसे आपने अपनी क्वांट बनाई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं, मैं सब में एक कॉमन चीज़ देता हूँ, रीजनिंग तो अच्छी होती है, रीजनिंग में तो स्कोर कर लेते हैं, ये आप भी लोग भी एग्री करोगे, लेकिन क्वांट में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आती है। सर क्वांट नहीं हो पा रही है, तो क्वांट कैसे प्रिपेयर करा, कैसे बिल्ड किया आपने? सब प्रैक्टिस की वजह से, सिर्फ प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, मॉक्स लगाने ही पड़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर क्लियर होंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस बनेगी, सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे तो मॉक्स भी इजी। तो मतलब कहने का है कि पहले अपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने पड़ेंगे, उनके बेसिक्स, और बेसिक्स क्लियर करो, फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ, और वही वाली बात है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की। सर भी सेम आपका भी क्वांट में यही था? पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे से सिंप्लीफिकेशंस नहीं होते थे, सिंप्लीफिकेशन नहीं होते थे। कुल मेरे को डर लगता था उनको देख के, बट स्टिल धीरे धीरे जब मैंने सीखा, चीज़ें सीखी, कॉन्सेप्ट्स पर सीखे, फिर प्रैक्टिस करी, तो हो गया काम। अब तो मैं मेंस के क्वेश्चंस भी करने लगी थी, तो वो टाइम के साथ प्रैक्टिस करते 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 बनने लगी चीज़ें। और जितिन, आपका क्वांट स्टार्टिंग से ही अच्छा था, या फिर मतलब धीरे धीरे बना, क्या सीन रहा क्वांट को लेके? नो सर, काफ़ी बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं वो क्वांट को आफ्टर 10th ही, वो जो मैथमेटिक्स होती है आफ्टर 10th उसको छोड़ देते हैं। बट सर मैंने मैथ्स को अपने साथ रखा हमेशा। 11th-12th में मैथ्स थी विद कॉमर्स, और फिर ग्रेजुएशन में भी थोड़ी सी मैथ्स आई थी 2 सेमेस्टर के लिए, तो मेरा मैथ्स ठीक था बचपन से ही। तो फिर जब मैंने देखा क्वांट में मैं यहाँ पे भी अपने मैथ्स को यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मैंने उसी चीज़ को अपनी पावर बनाया और क्वांट को ही मेन सब्जेक्ट बना के रखा। क्वांट मेन सब्जेक्ट था? यस सर। अच्छा, प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स निकालने के लिए? एक्यूरेसी, स्पीड, और या फिर कोई सब्जेक्ट हमें ऐसा बनाना पड़ता है ब्रह्मास्त्र टाइप का कि यार ये सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसके दम पे हम निकाल सकें, या फिर प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी निकालने के लिए? सर एक सब्जेक्ट से नहीं निकलता, एक सब्जेक्ट से नहीं निकलता था। वो तो मतलब तीनों सब्जेक्ट हमें प्रॉपर एकदम मेंटेन करने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से। sir. तो तीनों सब्जेक्ट में फुल और फुल आउट ऑफ फुल का स्कोर रहता था स्ट्रेटेजी, या फिर एक सब्जेक्ट में फुल, एक में थोड़ा कम, और उसमें थोड़ा सा मेंटेन करके रख लें, कैसा रहता था? रीजनिंग मैथ्स तो फुल रहता था, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा कम रहता था, एक्यूरेसी तो मेंटेन करती ही है। एक्यूरेसी मैटर करती है, मेंटेन करके रखनी है। अच्छा, और एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि रीजनिंग में जैसे पजल आती है और क्रिटिकल रीजनिंग आती है, तो दोनों में से क्या आपको लगता है कि यार हमें ये करना चाहिए, पजल या क्रिटिकल रीजनिंग?
क्रिटिकल रीजनिंग उनको करना चाहिए जिनका थोड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल अच्छा है। मेरा तो इतना अच्छा नहीं है, मैं समझ नहीं पाती कभी कभी, बट मेरे पजल्स अच्छे हैं तो मैं पजल्स करती थी। और आपका? सर मैं भी पजल्स करती। क्रिटिकल रीजनिंग को नहीं छूटते हैं? हाँ लास्ट में छोड़ते नहीं हैं, लेकिन पजल्स पहले हैं। सर मेरा तो ये जैसे कि एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसके चांसेस होते हैं कि वो गलत ज़्यादा हो जाए। सर मेरा ये स्कोप रहता है कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देख लूँ एग्ज़ाम में, और उसमें से जब मेरे पास 1 मिनट बचा हो लास्ट, तो जो सबसे इजी क्वेश्चन है जिसमें सबसे कम लाइन्स है मैं उसको अटैम्प्ट करता था, और मुझे पता था डेफिनेटली मेरा जो 1 मिनट जो मैंने इस पर इन्वेस्ट किया ये मेरे को 1 नंबर दे के जाएगा। अच्छा, एक जैसे न्यू बिगिनर है, स्टूडेंट है, बिगिन कर रहा है, तो आप लोग की क्या सजेशन रहेगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करे वो? आप बताओ जी। सर मेरा मानना ये है कि सबसे पहले सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो। ठीक है। एंड आई थिंक जो आप एग्ज़ाम देख रहे हो वो आप क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आपको उसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। और आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप उसमें ईजिली स्विच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं स्विच कर पाओगे तो आपके लिए क्या कोचिंग्स हो गई, ऑफलाइन ऑनलाइन, वट एवर सूट्स द इंडिविजुअल पर्सन, उसको उसके साथ जाना चाहिए। और फिर सर उसके बाद 1 बाय 1 जो चैप्टर्स हैं बेसिक्स हैं उनको क्लियर करके ही आगे मॉक्स में जाना चाहिए। और एक बार आप मॉक्स तक आ गए तो आप आई थिंक स्टेयर्स पे आ चुके हैं सक्सेस वाली पे। और स्पीड कैसे बना सकते हैं, मतलब अगर स्पीड के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारी स्पीड बन जाए? मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें। और बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना क्या बेनिफिशियल रहता है? मैंने कभी नहीं किया। बुक से कभी नहीं, केवल मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विजेस वगैरह क्लासेस से। सेम आपका भी यही था? सर मेरा मानना है जैसे कि मैं अगर मैं कह रहा हूँ क्वांट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो सर मैंने बुक से 100 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर के। मतलब एक बार मैं बैठ गए 3 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन खत्म, अगला चैप्टर उठाया 100 क्वेश्चन खत्म। मेरा एक फ्रेंड है संस्कार, तो हम दोनों बैठते थे आफ्टर हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग होती थी, हम 4 घंटे क्वांट के एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस करते थे बैठ के। और आई थिंक इसी वजह से ही जो मेरा सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो पाया, जो मैं आज प्राउडली कह पा रहा हूँ कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द जो मैंने मेहनत करी है हर चीज़ों पे, हर एक चैप्टर पे जो आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट दिए हैं। यस सर, उसमें टाइम डिवोट किया उस कारण से। यस। ओके। सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो प्रिपरेशन के दौरान आप लोग को मतलब बहुत बढ़िया सा हो जो शेयर करना चाहो आप लोग? सर मेरा तो मेन एक्सपीरियंस ये है कि मैं कभी भी एग्ज़ाम सेंटर के टाइम देखता था, मैं सोचता था एक नई सिटी जा रहे हैं और यहाँ बिल्डिंग्स देखो, रोड देखो, फिर किसी दिन फ्री होके जब जॉब लग जाएगी यहाँ घूमने आएंगे। और तुमको आपका कोई एक्सपीरियंस बढ़िया सा? एग्जाम के बाद नोएडा घूमना। सारे सेंटर्स नोएडा में ही पढ़ते थे, सारे नोएडा। तो प्लान रहता था कि भाई नोएडा में घूमेंगे हम एग्जाम के बाद, तो वो सब घूमना। तो कभी हो पाया ऐसा कि हम एग्जाम देके निकल रहे हैं नोएडा से, एग्जाम सेंटर से, क्या फिर कभी घूमे? नहीं, कभी नहीं। अब घूमेंगे, अब घूमेंगे। आपका? तो मैंने सच कुछ रहा नहीं है, कुछ नहीं रहा है ऐसा, बस भगवान एग्जाम निकाल दे, मेरा तो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मुझे बस टेम्पल घूमना पसंद। अच्छा, मंदिर घूमना पसंद जाते थे बस। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट जब बहुत ज़्यादा डाउन फील होता हो, मतलब किस टाइम पे ऐसा लगता है यार कभी ऐसा मन में गिव अप कर दें, और फिर ऐसा आया गिव अप करने की सोची लेकिन हमने किया नहीं, तो क्यों नहीं किया? मतलब क्या वो ऐसा थॉट था जिस वजह से आपने ये सोच लिया कि नहीं यार गिव अप का ख्याल आ रहा है लेकिन मैं करा नहीं, क्यों नहीं करा, क्या रीज़न था? ये मेरा जब 2024 में SBI क्लर्क नहीं निकला था ना बहुत पास वाले मार्जिन से, तो मेरे को लगा था मुझे हट जाना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं ज़्यादा दिन टिके नहीं रहना चाहिए, 4-5 साल दे रहे हो तो फिर बहुत लूप बन जाता है कि मतलब कभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया फिर उसी में लगना है। तो मैं सोच रही थी कि नहीं देती हूँ, बट एक हो पाई कि अगर मैं इतने पास से रही हूँ तो मे भी इस बार निकल जाए। फिर मैंने सोचा अगर निकलेगा तो ठीक है, कर लेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो ठीक है, फिर घर वाले जो करवाएंगे वो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक कोशिश करी इस बार और अपना बेस्ट दिया। कोई बी प्लान था साथ में या फिर मतलब डेडिकेटली बैंकिंग के लिए स्टिक थे? नहीं, बैंकिंग के लिए थी सर। बैंकिंग के लिए आपका भी बैंकिंग? सर बी प्लान तो नहीं था, बट ये था कि अगर जैसे मेरे 2-3 साल से हो नहीं रहते और मैं मार्जिन से रहता था, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मतलब फेलियर तो नहीं है खैर, बट मैं एक एक्सपीरियंस कैरी करूँगा, प्राइवेट बैंक में चला जाऊँगा, बताऊँगा कि देखो मेरी ये पैशन है और मैंने इसके लिए इतना किया, सो आई कैन बी अ बैंकर। आई कैन बी बैंक, यस सर। तो स्टार्टिंग से ही बैंकर बनने का ही ड्रीम था आप लोगों का, या फिर मतलब ऐसे ही आ गए थे मस्ती में कोचिंग लेने, लेकिन फिर हमें रुचि आने लगी तो हम बैंकर बन गए भाई? हाँ सर, मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग थी उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स था। अच्छा। हम उसके लिए ही आए थे, इंग्लिश स्पीकिंग? हाँ जी सर। अच्छा। तो बैंकिंग उसमें थी, तो हम बैंकिंग में चले गए बाई चांस, किसी ने बताया नहीं था, चले गए बस बैंकिंग में। मेरी एक सिस्टर है, वो भी है बैंकिंग लाइन में, लेकिन उन्होंने कभी हमें गाइड नहीं किया कि बैंकिंग लाइन में जाओ बहुत अच्छी है, नहीं किया, लेकिन हम चले गए फिर भी।
इंग्लिश स्पीकिंग से अब बैंकर बन गए। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए गए थे लेकिन बैंक में मोल्ड हो गए और आज ये किस्मत की बात है, डेस्टिनी है जो हमें आज यहाँ पे बैंकर बना के ले आई है। सर भी आपका स्टार्टिंग से बैंकिंग का था या फिर मतलब ऐसे ही हंसते खेलते आ गए और बन गए फिर? स्कूल में हमारा एक बैंक सब्जेक्ट आया था बैंकिंग करके एसका में, तो मुझे लगा था थोड़ा इजी लगा मेरे को पढ़ने में। थ्योरेटिकल तो इजी है लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कैसे एग्जाम्स देने होते हैं, बट जब मुझे पता चला मैथ है इसमें तो मैं थोड़ा डर गई। अब नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे से तो भाई नहीं हो पाएगा। फिर स्टिल मैंने कोशिश करी, फिर बाद में चीज़ें पता चली एक्चुअली में बैंकिंग है क्या, तो फिर मैंने कहा कर लेते। ये दिन आपका क्या था? सर मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को तो फिक्स था कि बैंक मतलब पहले आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सोच लिया था कि बैंकिंग में जाना है। अच्छा। क्योंकि 12 से पहले मैंने सोचा था या तो सीए या फिर सीए अगर नहीं हो पाया या करने नहीं दिया गया तो मैं बैंकिंग लाइन में चला जाऊंगा। इवन मेरे को पता भी नहीं था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक अलग अलग होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन करी फिर एक्सप्लोर किया, 1-2 महीने यूट्यूब पे चेक किया, लोगों से पूछा, तब पता पड़ा ऐसा ऐसा प्रोसेस है। फिर सर मेरे घर के नियर बाय बिल्कुल गली से निकलती है एक मेरे को अकेडमी दिखी, फोस्टर अकेडमी, तो मैंने कि चलो एक्सप्लोर करते हैं आज भी हर बार की तरह। तो सीधा गया। ऑफलाइन कोचिंग से ही आप तीनों ने शुरुआत करी थी और मतलब फिर ये है कि मेहनत की ही बात है, शुरुआत करी, टीचर्स ने पढ़ा दिया, प्रैक्टिस की अपन लोगों ने और कंसिस्टेंटली लगे रहे। बहुत सारे बहुत मेहनत है सर, आपने बहुत मेहनत करी है हम पे। डेफिनेट बात है, देखो टीचर का काम तो ये होता है कि गाइड करने का। मैंने समझाया पढ़ाया आप लोगों को, उसके बाद तो आप लोग की मेहनत है कि आप लोग लगे रहे और बस ये टाइम टू टाइम टीचर्स का सपोर्ट भी आप लोग को मिलता रहा कहीं पे जो भी दिक्कत आ रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एक्चुअली मैटर्स कि हम यहाँ पे बैठे हैं और अपनी सक्सेस जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो फाइनल यही है कि हाउस द जोश, कैसा फील हो रहा है मतलब फाइनली? हाई सर, हाई सर। और अब तो बस ऐसा लग रहा है कि यार ज्वाइन हो जाए बैंक में जाके प्रॉपर। ओके, तो लास्ट मैसेज कुछ भी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ देना चाहोगे आप लोग? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलवेज बिलीव इन योर टीचर, और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन है जो आप करते हो, और प्रिपरेशन भी ऐसी होनी चाहिए टॉप नॉच। आवर्स नहीं गिनने चाहिए पढ़ाई के, जब तक जान है तब तक पढ़ लो। सर भी आवर्स नहीं, क्वालिटी मैटर करती है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना मतलब उसको अच्छे से सीख पा रहे हैं। हम तो 12 घंटे भी पढ़ लेंगे लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, डोंट गिव अप, थोड़ा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए। 200% दो बट गिव अप मत करो। कुमकुम कंसिस्टेंसी सही से लगे रहो, बिल्कुल बस हो जाएगा। ये एक बार मन में ठान लो कि हो जाएगा, लगे रहो बस, वो कहते हैं कभी ना कभी होगा। एक हारे हार और मन के जीते जीत। हार मान ली तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ठान लिया है कि मैं कर सकती हूँ, जब इतनी दूर आई हूँ तो मैं डेफिनेटली कर ही लूँगी। चलो तो यार अब तो ऑल द बेस्ट एंड मिलते रहेंगे इसी तरीके से। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट करके एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू। थैंक यू सर।